नमस्कार, मैं धर्म प्रकाश। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आज के दिन रोस्टर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकार को मजबूरी में अध्यादेश पारित करना पड़ा। और जो 13 पॉइंट रोस्टर था, जिसकी वजह से हमारे बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया गया था, उसको फिर से लागू कर दिया गया 200 पॉइंट रोस्टर को। अब देखना ये होगा कि ये 200 पॉइंट रोस्टर की जो बात है वो कितनी आगे चल के प्रामाणिक साबित होती है, सरकार इसमें काम करती है या नहीं करती। क्योंकि कानून तो बन जाते हैं, लेकिन कानून बनने के बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे आखिर होता है या नहीं होता, वो देखने वाली बात है। बहरहाल आज हम इकट्ठे हुए हैं, मैं अपने 2 मेहमानों के साथ आया हूँ। ये हैं मिस्टर पवनेंद्र कुमार, जो इस समय अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और ये हैं संतोष कुमार, जो इस समय अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ये अपने अपने विषय में कितना बेहतर तरीके से अपने विचार रखते हैं। और आज हम बात करेंगे एक गंभीर मुद्दे पे, और उस मुद्दे का जब भी नाम लेते हैं तो लोगों के अंदर शर्म आने लगती है, लोग हंसने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन मजाक बनाना और हंसना वो भी उस मुद्दे के सामने जो प्राकृतिक है। प्राकृतिक जब मैं शब्द बोलता हूँ तो हम बात कर रहे हैं इस समय पीरियड्स की, जिसको हिंदी में माहवारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, जो लड़कियों को होता है। क्योंकि हमने जब पढ़ा था, जब इसके बारे में शुरुआती दौर में देखा गया था कि जब पहली बार किसी भी लड़की को पीरियड्स होते हैं तो काफ़ी उसको दर्द से गुजरना पड़ता है, काफ़ी शर्म से गुजरना पड़ता है, बहुत तरह की बेइज्जती टाइप की उसको कमेंट्स झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि घर में जो माहौल है, ख़ास तौर पे ग्रामीण जगह हो या फिर शहरी एरिया हो, जहाँ पे जो महिलाएं शादी हो करके गांव से आई हैं और फिर उनकी जो बेटियां होती हैं, उनको अगर पीरियड्स होता है तो वो किस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने मम्मी के साथ या पापा जी के साथ में। क्योंकि उनको तो नहीं पता कि ये क्या हुआ, जो भी हुआ ये पीरियड्स, लेकिन वो मम्मी के साथ शेयर कर सकती हैं या नहीं कर सकती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में पीरियड्स को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है, और इसको कहीं पवित्र माना जाता है, कहीं अपवित्र माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको पवित्र या अपवित्र से जोड़ने का कोई सिद्धांतिक लॉजिक नहीं है। इसको केवल एक प्राकृतिक नियम के रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ना तो ये पवित्र है ना अपवित्र है, ये एक साइकिल है जो एक समय के अनुसार चलती रहती है। जी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे पीरियड्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा संतोष कुमार जी से कि संतोष जी, जब जैसे ही शुरुआत होती है पीरियड्स, माहवारी, मासिक धर्म, ये विज्ञान की विषय की जो किताब है, क्लास 8th क्लास की जो किताब है, उस वहाँ से शायद इसकी शुरुआत हो जाती है स्टूडेंट विद्यार्थियों को बताने की। लेकिन फिर भी आज हमारी भारत सरकार है या फिर हमारा भारत का जो समाज है, वो इस मामले में कामयाब क्यों नहीं हो पाए कि हम इसको एक खुला माहौल दें, लोगों को बताएं कि पीरियड्स कोई गलत चीज़ नहीं है और इसको लेकर के हमें खुल के बात करनी चाहिए अपने घर के सदस्यों से। मैं समझता हूँ इस विषय पर इतना ज़्यादा सही तरीके से बारीकी रूप से अगर विचार करें तो हमारे कई ऐसे देश हैं जिनमें जेंडर एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है जी। लेकिन हमारी पहली कंट्री है कि इतने सालों के बाद, इतनी ग्रोथ करने के बाद भी हमारे कंट्री में जेंडर एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता। और यही सबसे मेन कमी है इस चीज़ की कि जेंडर एजुकेशन न होने के कारण बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं या फिर शहरी महिलाएं, जो लड़कियां स्कूलों में जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, वो इस चीज़ से अवगत नहीं हो पाती, जिस वजह से ये सारी चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है। और आगे जब वो किसी के साथ उनकी शादी भी होती है तो फिर वो भी उन्हीं रूढ़िवादी धारणाओं को लेकर साथ चलती हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन नहीं हुआ। जब उनमें परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर आगे आने वाली उनकी जो पीढ़ी है उसमें भी परिवर्तन नहीं हो पाता। तो जब हम नाम लेते हैं जेंडर एजुकेशन, तो आपको क्या लगता है कि ये समाज का जो सोच है वो जेंडर एजुकेशन के समय केवल मेल और फीमेल उनके दिमाग में आता है, परसेप्शन बनता है, बाकी के अदर जेंडर को भूल जाते हैं। LGBT कम्युनिटी के लोग हैं जिनको अभी तक राइट्स नहीं मिले हुए हैं, वो एक अलग टॉपिक है हमारा। लेकिन जेंडर एजुकेशन जब मिलेगा तो हमने जेंडर एजुकेशन देने की कहीं तो शुरुआत की होगी, तो हमने उसका जो बेसिक रूट लेवल है उसी को ठीक नहीं किया, तो जेंडर एजुकेशन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए फिर? नहीं, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जेंडर एजुकेशन शुरुआत कैसे करें, इसके लिए सरकार अगर चाहे तो कोई एक पैनल या कमेटी बना के उस पर विचार कर सकती है। उसमें जो अच्छे जाने माने हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और जो और भी रिसर्चर हैं, वो एक साथ बैठकर उस विषय पर अच्छी तरीके से शोध करके कि हमारे अगर हम जेंडर एजुकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या क्या विषय हमें ऐड करने चाहिए। और उसके साथ ही ये नहीं कि मेल और फीमेल को ही ऐड कर दिया जाए, इसके साथ ही LGBT समुदाय, जैसा कि आपने
जिक्र किया, उनका भी जिक्र आना चाहिए और उनको भी समान अधिकार, और उनके भी सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि वो आखिर ऐसा उनके साथ क्यों हुआ है, वो प्राकृतिक है, हमें उनके साथ भेदभाव या कुछ भी नहीं करना चाहिए। जी, वो भी इंसान हैं। जी पवनेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं पीरियड्स या महामारी, आज भी कस्बा में, गांव में, शहरों में भी इस तरह की समस्या है कि लड़की को जब भी पीरियड्स होता है पहली बार तो वो नहीं कम्युनिकेट कर पाती। क्या इसमें आप कहाँ तक ये कमी पाते हैं कि कम्युनिकेट क्यों नहीं हो पाया एक माँ बेटे के बीच में या फिर पारिवारिक लोगों के बीच में, जिससे कि वो एक दूसरे के लिए इतना खुला ओपन माहौल नहीं दे पाए कि वो इस तरह की समस्या के बारे में चर्चा कर सकें? जी धर्मप्रकाश, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर बहुत ही जो उम्दा टॉपिक है आपने उठाया है और इस पर हम आज डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। जी, जैसा कि आपने ये सवाल उठाया है कि ये कहाँ पर गैप रह जाता है, मतलब क्या ऐसी वजह जिसकी वजह से वो गैप बन जाता है, जिसमें प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाता है। जी, इवन गांव के स्तर पर भी हम अगर देखें तो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि वो गैप इसलिए बन जाता है। सपोज मान के चलिए गांव की ज़्यादातर जो आबादी है वो अभी फ़िलहाल आज तक भी अगर हम देखें तो वो साक्षर नहीं है। जी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अगर पेरेंट्स भी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो जैसा उनको भी किसी ने इस बारे में अवेयर नहीं कराया, नहीं उनको भी खुद इस बारे में कोई जागरूकता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो जैसे वो तो पेरेंट्स बने हैं लेकिन शुरू से जब वो खुद उस स्टेज में थे, जिस स्टेज में जब से पोवर्टी स्टार्ट हो जाती है, जी, तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद ये नॉलेज नहीं थी कि हमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या प्रोटेक्शन लेना है, किस तरह की हाइजीन मेंटेन करनी है। जी, वो भी इस ऐसे चलते आ रहे थे जैसे मान के चलिए कि पेट्स के बारे में तो उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो आज भी अगर हम देखें पृष्ठभूमि पर तो 90 से ज़्यादा परसेंट, 88% ऐसे जो मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन है उसमें से 88% वीमेन ऐसी हैं, जो गर्ल चाइल्ड्स ऐसी हैं जो ये समझ लीजिए कि उनको इस बारे में पता ही नहीं है। दे डू नॉट यूज़ पेट्स बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। वो आज भी किसी भी तरह के गंदे कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं बिल्कुल जिससे बिल्कुल इन्फेक्टेड होने का बिल्कुल, चांस वो उसका रहता है। अल्टरनेटिव यूज़ करती हैं बजाय पेट्स के। तो मैं समझता हूँ उससे एक तमाम तरह के सर्विकल कैंसर और इन्फेक्टियस डिजीज़ और दूसरी बात यह है कि जैसे फर्टिलिटी जो है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, उसका इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे पेरेंट्स भी अवगत नहीं है उस बात से, तो उनके जो बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भी उस बात से अवगत नहीं होंगे, तो पेरेंट्स नहीं बता पाएंगे क्योंकि दे ऑल्सो डू नॉट नो अबाउट दैट। जी, तो मैं समझता हूँ कि गांव के स्तर पर इस तरह की कोई कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, जिनसे कि जो पढ़ा लिखा जो समाज नहीं है उनको इस बारे में अवेयर कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइजीन के बारे में, जो साफ़ सफाई है उसके बारे में उनको बताएं, ताकि हम उन गंभीर से गंभीर बीमारियों से अपने आने वाली पीढ़ियों को बचा सकें, प्लस जो हमारे साथ में हैं उनको भी हम अच्छे से हैंडल कर सकें। जी, दूसरा पॉइंट मैं ये ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि आज हमारे भारत में जितनी भी तमाम कंपनियाँ हैं जो पैड्स बना रही हैं, जी, वो लगभग 90% से ज़्यादा जी, जो पैड्स बनते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से। जी, माफ़ करना, मैं पेट्स वाले मुद्दे पे भी आऊँगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी पवनेंद्र जी ने बताया कि हम जो है गांव में माहौल इस तरह का तैयार नहीं कर पाते, जैसे कि लड़कियों को प्यूबर्टी के एज में उनको पता नहीं लग पाता कि पीरियड्स क्यों आया, क्या होता है। तो जेंडर एजुकेशन में ये सब कवर हो सकता है या फिर जेंडर एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन दोनों बच्चों को विद्यार्थियों को मिलना चाहिए जिससे कि उनको पता लग सके? नहीं, इसमें एक हिसाब है, मतलब जेंडर एजुकेशन के अंतर्गत ही सेक्स एजुकेशन आती है, तो इसमें हम हर चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। जी, और इसके साथ साथ जैसे कहा कि गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको नहीं पता रहता, अवेयर नहीं रहता, जी, और वो अपने मतलब पेरेंट्स के साथ किसी प्रकार का कन्वर्सेशन नहीं कर पाती इस विषय के बारे में। जी, तो इसके लिए सबसे मेन मोटो वही है एजुकेशन, और फिर एजुकेशन में भी जेंडर एजुकेशन, दैट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और एक और चीज़, अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि पवित्र और अपवित्र, जी, मतलब हम मेंस्ट्रुएशन को पवित्र और अपवित्र करके देखते हैं ना, तो इसमें ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा देश एक पितृसत्तात्मक देश है। जी, और अगर पितृसत्तात्मक देश में क्या होता है, जिस साइकिल से, जैसे मैं अपनी बात करूं, जिस साइकिल से, नेचुरल साइकिल से मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, जी, और उसी साइकिल की वजह से अगर कोई व्यक्ति उस माँ को ये कहे कि ये अपवित्र है, मतलब ये महिला जो 10 से 45 वर्ष की जो महिला है वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी सबरीमाला में, तो ये एक पितृसत्तात्मक सोच है। तो इसको कब ख़त्म किया जा सकता है? जब हम रूढ़िवादी धारणाओं को दूर करेंगे, जब हम सभी लोगों को
सभी मतलब जो स्टूडेंट लाइफ में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी लोग अगर जेंडर एजुकेशन सीखेंगे तो हम इस प्रकार की धारणा से निकल सकते हैं। जी, तो ओवरऑल घूम फिर के ये भी एक बहुत बड़ी इसमें इस तरह की जो समस्या है इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, वो है मेल डोमिनेंट थिंकिंग, कि हम महिला को इंसान नहीं समझते, केवल पुरुष को इंसान समझते हैं। ये हमारी सोच है और ये सोच पितृसत्तात्मक सोच से अग्रहित होती है। तो हम बात कर रहे थे पैड्स को लेकर के कि जितनी भी कंपनियां पैड्स बनाती हैं सरकार की तरफ से कभी छूट दी जाती है, कभी नहीं दी जाती। जी, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे थे सर? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए तमाम जितनी भी कंपनीज हैं जी, वो पैड्स बनाती हैं, वो 90% से ज़्यादा तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज़ होता है उसमें। जी, और नॉन बायोडिग्रेडेबल आपको पता है कि वो एक तरह से सॉइल पोल्यूशन को भी बढ़ावा देती है। जी, तो अगर हमें ऐसे जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम पैड्स बना रहे हैं तो वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, जो कि पॉल्यूशन को बढ़ावा ना दे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक चीज़ यूज़ तो कर रहे हैं पर उसके हार्मफुल इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को भी प्रदूषित कर रहा है। तो पैड मेरे हिसाब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, जी, ताकि हम अपने मतलब महिलाओं को अवेयर करने के साथ साथ हम एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखें। महिलाओं को हम बहुत ही ज़्यादा चीप रेट में पैड्स अवेलेबल करवा सकें। जी, उसके लिए आपको क्या आइडिया लगता है कि इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? जी, सरकार ने तो मेरे हिसाब से इस तरह के कभी आज तक की डेट में फ़िलहाल ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं जारी किए हैं जिनसे कि जो जिनकी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है कि वो पैड्स खरीद सकें, उतने एक्सपेंसिव होते हैं ये बहुत ज़्यादा। तो सरकार ने इस तरह के कदम नहीं उठाए मेरे हिसाब से आज तक, कि जो काफ़ी ग्रामीण इलाके से जिनके पास आमदनी अच्छी नहीं तो वो खरीद सकें। ऐसा तो कुछ ना कुछ कैंपेन चलाने चले। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है कि कुछ NGOs हैं जी, जिन्होंने कुछ कैंपेन, जैसे आपने सुना होगा एक प्रोजेक्ट है बाला नाम का प्रोजेक्ट है। जी, वो प्रोजेक्ट इस तरह से महिलाएं हैं उनके द्वारा, सौम्या और नीतिशा करके दो महिलाएं हैं, शायद आप भी जानते होंगे इनको। उनके द्वारा ये गांव की पृष्ठभूमि पर ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। इसमें ये अवेयरनेस दी जाती है छोटे छोटे बच्चों को, गर्ल चाइल्ड्स को जिनका पोवर्टी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, और जितने भी मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन हैं जी, उनको ये नॉलेज दी जाती है इस बारे में कि आप हाइजीन मेंटेन करें, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड विद योर हाइजीन। जी, तो हाइजीन मेंटेन करें। और एक सबसे बड़ी बात मैंने ये सुनी है कि बाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो भी पैड्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं ग्रामीण लोगों को, तो वो पैड रीयूजेबल है। तो ये तो बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि उसको रीयूज़ किया जा सकता है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, और वो 1 से 2 साल तक चल सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से उन लोगों को शायद हो सकता है कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिससे कि वो राष्ट्रीय स्तर पे लोगों तक नहीं पहुंचे उनकी। बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कैंपेन को शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जिस तरह से 2 महिलाएं सामने आई हैं इस कैंपेन को चलाने के लिए, जिसका नाम है बाला प्रोजेक्ट, तो ये हमें कोऑर्डिनेट करके ही किसी काम को अंजाम दिया जा सकता है। बिना कोऑर्डिनेट के मैं समझता हूँ पृष्ठभूमि पर भी जागरूकता हम ला नहीं सकते हैं। जी, संतोष कुमार जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि विकसित स्कूलों में जो विद्यालय हैं वहाँ पे उनके बच्चियों को पैड्स अवेलेबल है, विद्यालयों में पैड्स अवेलेबल होना, ये हमारे भारत के विद्यालयों का या फिर वहाँ के सामाजिक परिदृश्य के हिसाब से एक अजीब लगता है। बाकी बहुत बड़े कॉरपोरेट घराने के जो स्कूल हैं या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन सोच है, वहाँ हो सकते हैं विद्यालय एक दुक्का भारत में, लेकिन जो विकसित देश हैं वहाँ के सारे विद्यालयों में पैड्स अवेलेबल हैं, विद्यालयों में बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। तो विद्यालय के स्तर पे भारत में अगर ये पैड्स अवेलेबल हो जाएं, उससे पहले हमें क्या ये कदम नहीं उठाना चाहिए कि हम पहले लोगों को जागरूक करें, क्योंकि उनका सही यूज किस तरीके से होगा? हाँ, यही बात पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मतलब अगर हम घर से ही शुरुआत करें, मतलब जी, अगर हम जो बिगिनिंग हमारी जो एजुकेशन होती है उसी से शुरुआत करें, तो हम अपने घरों में इस घर से शुरुआत करेंगे। और सबसे पहली बात जागरूक करने की है। जैसे सरकार चाहे तो बहुत सारे कैंपेन चला सकती है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं इस प्रकार की भ्रांतियाँ बहुत फैली हैं कि अगर महावारी के समय अगर कोई भी लड़की मतलब रसोई में नहीं जा सकती, और महावारी के समय कोई लड़की अगर लड़के को देख ले तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है, क्योंकि आज भी गाँव में लगभग 75% लोग यही सोचते हैं कि ये भ्रांतियाँ जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, और इस वजह से वो अपने मतलब घर की महिलाओं को कई सारी प्रताड़नाएं भी देते हैं। अगर किसी लड़की ने महावारी के समय किसी लड़के को देख लिया या वो रसोईया में चली गई तो उसको बहुत सारी कई तरीके से टॉर्चर किया जाता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, मतलब हमारे देश में तेलंगाना ऐसा पहला राज्य है जिसने जेंडर एजुकेशन को स्टार्ट किया है, जी, जो उसने मतलब बहुत अच्छी पहल शुरू की है। मैं समझता हूँ इसको देखते हुए और अदर जो स्टेट हैं उनको भी शुरुआत करनी चाहिए।
जी जी पवन जी, पूछना चाहूँगा कि जितनी भी पेट्स को लेकर के फिल्म बनाई गई, जैसे पैडमैन फिल्म बनी, ये फिल्म पहले जो असली व्यक्ति थे उन्होंने पैड को बनाने की खोज की कि वो सस्ता पैड कैसे बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी और उस पर काफ़ी लोगों में प्रचार भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग फिल्म देख रहे हैं वो फिल्म देखने के बाद में फिर घर का माहौल नहीं बदल पा रहे। तो कहीं ना कहीं हम सिनेमा में जो सामाजिक परेशानी या फिर सामाजिक जो मुद्दा है उसको दिखा रहे हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, बट फिर भी लोग उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे कि ये जो समस्या है उसको सिनेमा ख़त्म करने में क्यों नाकामयाब है। इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? ये सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि पैडमैन जिस तरह से मूवी आई थी जी, इंडिया में रिलीज़ हुई, बाकी तमाम कंट्रीज़ में भी रिलीज़ हुई है। तो पैडमैन मूवी को रिलीज़ करने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये था कि आज भी हमारे देश में झिझक महिलाओं में इतनी है इस बात को लेकर के, जब भी हम इस टॉपिक पर कभी भी चर्चा करते हैं जी, तो झिझक आ जाती है। तो मेरे कहने का मुझे ऐसा लगता है कि झिझक एक ऐसा पैमाना है जिससे हम देश की तरक्की को भी आंक सकते हैं। लेकिन ये झिझक कहीं ना कहीं उनके अंदर क्रिएट होती है, ये मेल डोमिनेंट सोच की वजह से क्रिएट नहीं होती कि जैसे कि हम किसी फीमेल से बात करें और अगर कोई फीमेल हम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर लड़की को पैड चाहिए और वो मेडिकल के पास जाएगी पैड लेने के लिए, तो वो मेडिसिन्स तो पॉलीथिन में, ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में दे देगा, लेकिन वो पैड आपको ब्लैक पॉलीथिन में या न्यूज़पेपर में फोल्ड करके देगा। तो ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है कुछ ना कुछ कि हम उस चीज़ को लेकर करके किस तरीके का परसेप्शन मेंटेन किए हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये धारणा अभी से मतलब जो परसेप्शन है ये बना हुआ है। जिस प्रकार से आपने ये भी कहा था कि हमारा कंट्री जो पितृत्मक सत्तात्मक देश है जी, तो मैं समझता हूँ कि इस मेंटेलिटी को चेंज करने के लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने पड़ेंगे, ताकि हमें खुद, इसमें महिलाओं की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कमी तो हम लोगों की है, जो हम अपने परिवार से कोई भी काम हो सकता है जिसे सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें कोई भी काम है, जिस प्रकार से संतोष ने कहा अभी कि हमें अपने परिवार से, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। अब हम घर पे अपनी महिलाओं, अपनी जितनी भी सिस्टर हैं या फिर और भी जितने रिलेटिव्स हैं, उनको क्या है कि इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहिए, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ताकि हमें वो जो गैप बन गया है उस गैप को क्या सकें, उसमें क्लोजनेस आए, उसमें कमी आए, रिडक्शन आए। जिन मुद्दों के बारे में हम बात नहीं कर पाते उनके बारे में खुल करके बातचीत करें, खुल करके बातचीत करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार मैं अभी कह रहा था कि ये जो झिझक है ये एक ऐसा पैमाना है जिससे हम देश की तरक्की को आंक सकते हैं। कैसे आंक सकते हैं? जैसे मान के चलिए आज़ादी के 70 साल बाद तक भी हम इस टॉपिक को भारत में डिस्कस करते हैं, तो जितनी भी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, वो क्या, उनका एक्सप्रेशन उस हिसाब से नहीं रहता है कि हाँ दे आर वेरी फ्रैंक टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दे आर वेरी नर्वस। ये भी एक तरह से मुद्दा है कि हम पीरियड, माहवारी यानी कि मासिक धर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, कि लोगों को पता लगे। ये भी एक तरह से एक सरप्राइज मुद्दा हो सकता है, क्योंकि 70 साल से हम शिक्षा व्यवस्था में लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को, लेकिन फिर भी हम उस समाज में इस मुद्दे को इस तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं कर सके, एक सकारात्मक तौर से पेश नहीं कर सके कि ये प्राकृतिक साइकिल है। लेकिन आज भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं वो बाद में अध्यापक बनते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाली जो सोच है, जो मेल डोमिनेंट सोच है, क्या वो विद्यालय में जब भी इस टॉपिक को अध्यापक पढ़ाते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं इसको पढ़ाने में पीछे हट जाते हैं या खुल के नहीं पढ़ा पाते? ये भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है उन अध्यापकों की कि उन्हें भी समझना चाहिए, जिससे कि अध्यापक अगर उस इको फ्रेंडली तरीके से उस मुद्दे को उनके सामने पेश करेगा तो विद्यार्थी समझ पाएंगे इसको। हाँ, इसका भी जिक्र देखा गया है कि मतलब अगर कोई भी अध्यापक है, अगर वो बायो का टीचर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जी, तो दोनों में ही अंतर है। मतलब मेल होगा वो भी मतलब अपना स्पेसिफिक फील्ड लेके चलेगा कि मुझे इस प्रकार से बताना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना। और कोई क्वेश्चन भी पूछे तो मुझे उसको मतलब इधर उधर घुमा फिरा के वहीं पर रोक देना है। ऐसे ही अगर कोई फीमेल टीचर है वो भी मतलब इस प्रकार से घुमा के थोड़ा सा मतलब उसे स्पेसिफिक बनाया जाता है, ना कि उसे ब्रॉड करके समझाया जाता है कि आपको इसमें जाना चाहिए और ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। इस प्रकार से टीचर खुद मतलब टीचर जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते, उनके अंदर खुद एक झिझक है। जब तक वो उस झिझक को नहीं मिटाएंगे तब तक वो बच्चे भी कैसे समझ पाएंगे। और एक और चीज़, अभी जैसे नई नई मतलब महिलाएं निकल के आ रही हैं, जैसे भैया ने जिक्र किया था अभी, तो उसी प्रकार से एक और चीज़ हापुड़ की अभी एक लड़की और उसकी भाभी जिन्होंने एक फिल्म बनाई पीरियड द एंड ऑफ सेंटेंस, उनको अभी ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो मैं समझता हूँ ये कि अच्छी पहल है और उनके जो काम को मैं समझता हूँ सरकार को सभी लोगों के साथ
अवेयरनेस फैलानी चाहिए पूरी देश में, जिससे कि उनके कार्य को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए, हो सकता है मेरे को बायस बोल दिया जाए आप मेरे व्यूअर्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा, कि जैसे कि जो फिल्म आई पीरियड्स के ऊपर और उसको ऑस्कर अवार्ड मिला, लेकिन मीडिया ने उसको उतना कवर नहीं किया जितना वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को कवर करती है। इसके मामले में क्या कहना है? क्योंकि मीडिया अगर चाहे तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इस मामले को लेकर। बिल्कुल कर सकती है। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं राजनीति है इसमें। और मीडिया मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जो टॉपिक्स इसमें समाज को बेहतरी दे सकते हैं, जी, समाज में एक बेहतरी ला सकते हैं, जी, उन मुद्दों पर मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उनको स्पेंड करना चाहिए। अगर कोई नेता कुछ भी उल जलूल बयान दे देता है किसी भी तरह का, तो उस पर 2-2 घंटे तक पैनल बिठा करके चर्चा चलाई जा सकती है। लेकिन जब ऑस्कर अवार्ड एक सामाजिक मुद्दे के आधार पर बनी हुई फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलता है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती? दूसरी बात ये भी है यहाँ पर कि जैसे भी आपने बताया कि जो मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका जो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं, जिनका फाइनली हम अगर निचोड़ निकालते हैं तो निचोड़ कुछ नहीं निकलता है। अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पीरियड्स के बारे में, पेट्स के बारे में, सैनिटरी पेट्स के बारे में, हाइजीन से रिलेटेड जितने भी हैं, इको और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली पेट्स हैं किस तरह से यूज़ करने चाहिए, क्या क्या इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं और क्या प्रिवेंशन मीन्स किस तरह, ओवरऑल हमें जानकारी, ओवरऑल जो अवेयरनेस है वो मीडिया के माध्यम से बड़े बड़े पर्दे से पूरे भारत में ये प्रोग्राम चलाया जा सकता है। जबकि ये कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है सरकार की, मैं समझता हूँ कि इसमें कमी है। मतलब जब आप 3D डिस्प्ले के जरिए करीब करोड़ों लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं इस देश के राजनेता, लेकिन एक छोटे से मुद्दे को लेकर के इतनी बड़ी हमने समस्या को खड़ा कर दिया है, तो इसको लेकर के राजनीति भी है कहीं ना कहीं। लेकिन पेट्स में जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्स कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल नहीं है कि हमने इसको एक लग्जरी प्रोडक्ट बना दिया है कि पेट्स एक लग्जरी प्रोडक्ट है। सिर्फ कॉरपोरेट घराने के लोग, अमीर घराने के लोग ही पेट्स यूज़ कर सकते हैं, बाकी गांव की महिलाएं या फिर मध्यम परिवार के लोग वो इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। तो सरकार को इसमें रोल प्ले करना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन लोगों को जागरूक नहीं है। और लोग जो लोग जागरूक हैं उनको कैंपेन चलाना चाहिए, उनको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैं समझता हूँ कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर मैंने देखा कई बार सरकार ने जीएसटी मतलब पैड्स पर जीएसटी के दाम मतलब जो दर है वो घटा दी, फिर थोड़ी और घटा दी, मतलब उसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया। और दूसरी बात, उनको ऐसा मतलब एक ऐसा स्वरूप तैयार नहीं किया जिससे कि ये पैड्स ज़मीनी स्तर तक गांव के लोगों तक आसानी से पहुंच सकें और सुचारू रूप से वहां पर उपलब्ध हो सकें। क्योंकि इसके लिए सरकार सबसे पहले जिम्मेदार है, उसके बाद हम भी लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर जब तक हम अपने मुद्दों को नहीं उठाएंगे, मीडिया हमारे मुद्दों को नहीं उठाएगा, उसके अलावा जो हमारे जो डोमिनेंट जो लीडर्स जाते हैं प्रोमिनेंट, अपने संसद की बात करें तो कोई भी मतलब लीडर अगर हमारे सामाजिक मुद्दों को नहीं उठाता तो वो भी हमारे लिए मतलब सभी लोग एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। जी, चलते हैं हम आखिरी पड़ाव की ओर। जी मिस्टर पवन जी, आप आखिरी सजेशन क्या देना चाहेंगे लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो इसको लेकर के काफ़ी हेजिटेशन महसूस करती हैं, वो इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाती हैं और क्योंकि उनको पता नहीं कि ये आखिर किस तरह की समस्या है। इससे घबराना नहीं चाहिए, ये एक नेचुरल साइकिल है, लेकिन उन लड़कियों के लिए या समाज को आप क्या आखिरी संदेश देना चाहेंगे जिससे कि हम परिवर्तन ला सकें? जी, छोटी सी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी राजस्थान में पढ़ाता हूँ जी, तो मैं साइंस और मैथ को कवर करता हूँ। तो साइंस में एक टॉपिक है, आपको भी पता है कि 9th क्लास में जैसे वो टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिसमें हमें ये सारी नॉलेज मिलती है। जी, तो जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने अपना पूरा प्रयास किया था उनको पढ़ाते समय कि मैं बेहतर ढंग से उनको इस बारे में बता सकूं और बिना किसी हेजिटेशन के। जी, क्योंकि अगर पढ़ाने वाले जो टीचर है इस टॉपिक पर अगर वो खुद हेजिटेट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि वो फिर बात वहीं की वहीं है, फिर हम इसको बढ़ाने के बजाय ज़ीरो लेवल पर ही हैं जैसे पहले थे। और सबसे बड़ी जो समस्या है इसका जिक्र ना करना, इससे देखिए कितने सारे नुकसान होते हैं। 23% जो हमारे भारत में मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन जो हैं उनमें से 23% गर्ल चाइल्ड्स, वो उनको स्कूल तक ड्रॉप करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव लेवल पर हमारे भारत में ये है कि हमारे स्कूल्स में प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं हैं जी, जिनकी वजह से क्या है कि उस लड़की को ये पता होता है कि मेरे स्कूल में वॉशरूम नहीं है। जी, तो और फिर जब वो पीरियड जो वो अवस्था जब शुरू हो जाती है तो उसे क्या है, उसके जहन में एक ही बात आती है, अब मैं क्या करूँगी स्कूल जाके। जी, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, जितनी भी गर्ल्स चाइल्ड्स हैं, मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन हैं, वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर के घबराएं ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। उनको ये अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंट इंक्रीज करना है
और सबसे खास बात ये भी है कि उनके फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, मेल फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं, उनको ओपनली अपने बच्चों के साथ में ये बात डिस्कस करनी चाहिए ताकि उनकी हेजिटेशन हटे, हेजिटेशन खत्म हो। और इस मुद्दे को इस तरह से, जैसे हम जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पर अगर हम इस टॉपिक के बारे में बात करें तो उन लोगों के लिए नॉर्मल बात है ये। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में अगर इस टॉपिक पर जब चर्चा होती है तो आज भी हम क्या करते हैं, सहमे से हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मैं समझता हम ये सोचने लगते हैं कि ये किस तरह के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या बात हो रही है। तो आज भी अगर हम देखें तो ये एक पैमाना है मापने का, एक देश की तरक्की को मापने का एक पैमाना है। हम अपने आप को देख सकते हैं कि कितना पीछे चल रहे हैं हम लोग। जी, बाबा साहब ने यही बात बोली थी कि किसी भी समाज को अगर उसके विकास को आपको नापना है कि वो समाज किस तरह से कितना आगे बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे महिलाओं को कितने अधिकार मिले हुए हैं, महिलाओं को किस तरह का माहौल दिया जाता है उनके विचारों को प्रदर्शित करने के लिए। इस बात से ये समझा जा सकता है कि वो देश, वो समाज कितना विकसित हो पाया है। आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे उन महिलाओं को या उन लड़कियों को जो पीरियड्स, जो माहवारी होती है, मासिक धर्म को लेकर के आज भी झिझक बनाए हुए हैं, वो इसके बारे में चर्चा नहीं करते। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज भी जो है जो विद्यालय हैं उनमें वॉशरूम नहीं है, जैसे कि पवन सर ने बताया भी कि उनमें वॉशरूम नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी जो लड़कियां हैं जिनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं वो स्कूल जाना बंद कर देती हैं। किस तरीके से सरकार को रोल प्ले करना चाहिए, समाज को रोल प्ले करना चाहिए, परिवार को सामने आना चाहिए? अगर मैं बात करूं किसी भी मुद्दे को अगर हम रेज करना चाहते हैं किसी भी देश में किसी भी प्रकार के, तो उसमें यही नहीं कि मतलब समाज ही जिम्मेदार हो। सरकार, जैसे अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे शौचालय अवेलेबल नहीं है, तो सरकार को उस पर ध्यान रखना चाहिए और माता पिता को भी जाकर देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस प्रकार के स्कूल में जा रहे हैं, उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हम महामारी से अवगत करा दें सभी को, जैसे जेंडर एजुकेशन के बारे में बात करें तो जेंडर एजुकेशन सरकार को लानी चाहिए और उसके लिए हमको सभी को मतलब मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर हम महामारी से जितना ज़्यादा जागरूक होंगे उतना ही ज़्यादा बीमारियों से दूर रहेंगे, क्योंकि जो भी महिलाएं ग्रामीण हो या शहरी हो, अगर वो महामारी के प्रोटेक्शन के बारे में जानती हैं, इससे कैसे मतलब हमें अपने को हाइजीनिक रखना है और उसको क्या यूज़ करना है, तो ये बहुत सारे जैसे कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानते हैं सभी, कितनी महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से सफ़र करती हैं हर साल। तो अगर हम इस प्रकार की महामारी से जान गए कि कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी महरूम रह सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मैं बताना चाहूँगा कि किस तरीके से इन लोगों ने बताया कि कौन कौन से जो पहलू हैं जो इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि हमने इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा हमने कंजर्वेटिव बना दिया है, इतना ज़्यादा रूढ़िवादी सोच में परिवर्तित कर दिया है। इसके लिए बहुत सारे पहलू जिम्मेदार हैं, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था में वो अध्यापक जो विद्यार्थियों को खुल करके इस मुद्दे के बारे में नहीं पढ़ा पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, और एक मेल डोमिनेंट सोच, पितृसत्तात्मक सोच जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अधिकारों की लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई उधार की नहीं होती है। उसके लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा, खुद संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। ये बात सच है कि आपको यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती दी है और जीत हासिल की है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी तमाम महिलाएं ऐसी बहुत सारी हैं। आपको उनसे प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। और इस मुद्दे, ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए या फिर भारत की समाज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आज भी महिलाएं इस मुद्दे को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोच रखती हैं। तो आप सभी की भी ये एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को इसके बारे में खुल करके बताएं और वो समझें, और लोगों के बीच इसको लेकर के अवेयरनेस फैलेगी तो हो सकता है कि हमारे जो महिलाएं जिनको नहीं पता उनको कोई ना कोई बीमारी होने से वो बच जाएं और उनकी ज़िंदगी सफल हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।